मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज स्पेशली प्रिपेयर की गई है हिंदी मीडियम के उन छात्रों के लिए जिन्हें शायद किसी भी वजह से कोचिंग या स्कूल से वंचित होना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। मेरा मेन मोटो जो है इस लेक्चर सीरीज को बनाने का उन हिंदी मीडियम के छात्रों को राहत पहुंचाना है जिनको ये सारी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। कंटेंट तो मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा। इस लेक्चर सीरीज के हम 12th क्लास के ऑलमोस्ट सारे मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसी टॉपिक्स के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आज रहेगा वो होगा हमारा आव्यूह। उससे पहले मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ ही नीचे एक नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी उसके ऊपर भी टैप करिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स की नीड हो तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल प्रिपेयर कर रखा है केवल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे उसके ऊपर पोस्ट करके भेज सकते हैं। मैं आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसके अंदर जो हमारा मेन मोटो है, जो एनसीईआरटी हैं, जो सीबीएसई, उसके साथ साथ जो आरबीएसई के स्टूडेंट हैं और भी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन से इसके अंदर करेंगे। उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो कि आव्यूह। सबसे पहले समझते हैं कि आव्यूह की नीड क्यों पड़ी। आव्यूह की नीड जो है मैथमेटिक्स के अंदर पड़ती है। सबसे पहले जो हमने सरल समीकरण पढ़ी है छोटी क्लासेस में 9th या 10th में, उन इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए जो हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं, जैसे ये एक समीकरण मैंने आपके सामने लिखी है, आई थिंक आप सब इसको आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरणों के हल के लिए हमने कई विधियां कक्षा 9वीं एवं 10वीं में पढ़ रखी हैं। उसी प्रकार एक आव्यूह एक अलग विधि बनाई गई ताकि इस प्रकार की समीकरणों को सबसे पहले हल किया जा सके। आज इसके अलावा कई जगह इस आव्यूह यानी मैट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है। आप कंप्यूटर साइंस में चले जाइए और अदर फील्ड में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये आव्यूह मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कॉलेज में भी जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे कोर्सेज में आव्यूह चैप्टर यानी मैट्रिक्स चैप्टर जरूर मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये आव्यूह का मतलब क्या होता है और इसके ऊपर हम कौन कौन से गणनाएं कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या है, लिखा है m इंटू एन। यहाँ पे ये संख्या है टोटल, ये कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है, ये कोई संख्या ये कोई संख्या, दोनों को हमने गुणा करा है। तो m गुणा n संख्याओं की एक समुच्चय जहाँ m क्षैतिज रेखा है व n ऊर्ध्वाधर रेखा है, आव्यूह कहलाता है। अब इसके अंदर जो चीज हमने पढ़ी एक समुच्चय हम कक्षा 11 में पढ़कर आ चुके हैं। सेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम। बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ क्वांटिटीज हमको दे रखी है, कुछ संख्याएं दे रखी है, उसको अगर हम इस तरीके की बेसिस में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास आव्यूह बन जाता है। हमको क्या बोल रहा है, हमारे पास कुछ संख्याएं, वो संख्याएं कितनी है, m गुणा n, जहाँ पे m किसको दर्शा रहा है, क्षैतिज रेखाओं को, इसको हम पंक्ति बोलेंगे, और n जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, स्तंभ को बता रहा है। अभी हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही कि एक टाइप का समुच्चय जिसके अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई है उसको हमने ऑर्डर तरीके से क्रमबद्ध रूप से सजा के लिख दिया। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो यही होनी चाहिए कि कुछ संख्या उनको क्रमबद्ध रूप से जो हम लिख देते हैं उसका जो समुच्चय होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो जो चीजें मेन लिखी है वो एक क्षैतिज रेखा जिसको हम पंक्ति बोल रहे हैं और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम स्तंभ बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले समझते हैं कि आव्यूह दर्शाएंगे कैसे हम। तो आव्यूह को दर्शाने के लिए हमको नंबर्स को इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से लिखना है, उसके बाहर इस तरीके से हमको ब्रैकेट बना देना है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है आपको कुछ बुक्स में कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है और कुछ इस तरीके का भी ब्रैकेट मिल सकता है। ये तो हो गया हमारा आव्यूह। अब इस आव्यूह के अंदर जो नंबर्स लिखे, जो संख्या लिखी, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज को दर्शा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके कैसे। इससे पहले आप समझिए कि आव्यूह को एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए हम किसी ना किसी कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर मैंने ए लिखा है, बी सी डी ई एफ जी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि संख्या मैंने किस बेसिस पे लिखी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, उनके पास दो प्रकार की चीजें हैं, एक है पेन और दूसरा है पेंसिल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास एक जो व्यक्ति है उसके पास 5 पेन है और 3 पेंसिल है, और व्यक्ति बी जो है उसके पास माना 2 पेन है और 5 उसके पास पेंसिल है। तो इसको हम आव्यूह में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस आव्यूह में आपको ये जो क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, पंक्ति। तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखाएं आपको दिख रही हैं इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे
पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तो उसको हम R1 बोल सकते हैं, पंक्ति संख्या 1 के लिए R1 और पंक्ति संख्या 2 R2। R क्यों लेते हैं, क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली पंक्ति हो गई और हमारे पास दूसरी पंक्ति हो गई। इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं C1, उसको क्या लिख सकते हैं C2। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पंक्तियां हम किसको बता रही है, व्यक्तियों को बता रही है, व्यक्ति A और व्यक्ति B। और जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है, जो पंक्तियां वो किसको बता रही है, व्यक्तियों को बता रही है। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो किसको बता रहे हैं, पेन और पेंसिलों की संख्या को। आप चाहो तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, एक दूसरे से बदल सकते हो, पेन और पेंसिल आप यहाँ लिख सकते हैं पंक्तियों में, और जो आपकी ए और बी जो व्यक्ति है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं स्तंभों में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे पेन की बात करूं तो ए के पास कितने पेन है, ए के पास 5 पेन है। बी के पास कितने पेन है, बी के पास 2 पेन है। ए के पास कितनी पेंसिल है, ए के पास 3 पेंसिल है। बी के पास कितनी पेंसिल है, बी के पास 5 पेंसिल है। इस तरीके से भी हम इस मैट्रिक्स है इस अवयव को लिख सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास होगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हम अवयव विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको मेन चीज सीखनी है वो सीखनी है कि एक अवयव बनता कैसे है, और जो अवयव में क्षैतिज रेखा है उसको पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम स्तंभ या फिर कॉलम बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो जो अवयव के अंदर हमने लिखा है कि ये संख्या है, हो सकता है यहाँ पे संख्याओं की जगह आपको फलन भी मिल जाए। जैसे यहाँ पे मैंने फलन लिखे, ये एक सरल रेखीय फलन है, सरल रेखीय फलन है, सरल रेखीय फलन है। सो ये सबके सब क्या है, फलन। सो आपको संख्या भी मिल सकती है। अच्छा, वो संख्या वास्तविक और अवास्तविक दोनों हो सकती है। तो वास्तविक संख्या आपको दिख रही है, और ये जो है हमारे पास आयोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा, वास्तविक संख्या हमारे पास होगी, इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास हो गए। ये आपको किसी भी बुक के अंदर, किसी भी स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बुक में नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन जो फोकस है इन दोनों पर ही रहना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि अवयव क्या होता है। इसमें जो क्षैतिज रेखा है उसको हम पंक्तियां बोल रहे हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम स्तंभ बोल रहे हैं, कॉलम बोल रहे हैं, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन संख्याओं को परिबद्ध करने के लिए हम इस प्रकार से कुछ ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब अपन को सीखना है अवयव की कोटि क्या होती है। ठीक है, अवयव की कोटि से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जितनी भी संख्या लिखी है, जितने भी आपको फलन दिख रहे हैं, इन सबको हम आपको बोलेंगे अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 8, -1, 2, 1, 5 सब क्या है, इसके अवयव है। इस प्रकार से इसके अवयव है। अब बात करते हैं इसकी कोटि की। तो कोटि क्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के मध्य गुणा का साइन लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाती है, उसकी कोटि बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास कितनी पंक्तियां दिख रही है आपको, पहली, दूसरी और तीसरी, R1, R2 और R3। कितने स्तंभ दिख रहे हैं, ये C1, ये C2 और ये C3। तो हमने क्या लिखा है, इसके कोटि को लिखने का क्या तरीका है, 3 तो इसके क्या हो गए, पंक्तियां और 3 इसके क्या हो गए, स्तंभ हो गए। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 3 गुणा 3। ध्यान रखिए कोटि हमेशा नीचे लिखी जाती है। यहाँ पे हमारे पास कितनी आपको रोज कितनी दिख रही है, पंक्तियां कितनी दिख रही है, 2, और कॉलम है इसके स्तंभ कितने दिख रहे हैं, 2। तो इसकी जो कोटि होगी कितनी होगी, 2 गुणा 2। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 तो पंक्तियां हैं और 2 ही इसकी क्या है, स्तंभ है। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 गुणा 2। तो यहाँ तक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं अवयवों की संख्या निकालेंगे कैसे। अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स है, कोई अवयव दे रखा है और उसमें मुझे उसकी कोटि दे रखी है और मुझे पता करना है उसके अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा 3 9, यानी यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9। 2 गुणा 2 4, यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4। इस तरीके से यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 4। सो इतनी बात शायद आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं और उसके अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रश्न समझाता हूँ, एक उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बोला कि किसी भी अवयव में जो अवयव है, अवयव की जो संख्या हमको दे रखी है, जैसे हम बोलते हैं अवयव की संख्या कितनी, 8, और मुझे बताना है कि इसके क्या क्या पॉसिबल कोटियां बन सकती है, मतलब क्या क्या संभव कोटियां इसकी बन सकती है। तो देखिए इसकी क्या क्या कोटियां बन सकती है। 1 गुणा 8 की एक मैट्रिक्स बन सकती है, 8 गुणा 1 की एक मैट्रिक्स बन सकती है, 2 गुणा 4 की एक मैट्रिक्स बन सकती है, 4 गुणा 2 की एक मैट्रिक्स बन सकती है। आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 गुणा 8 और 8 गुणा 1 का मतलब अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर पहली जो संख्या हम किसको बताती है, पंक्तियों को, और नेक्स्ट जो संख्या हम किसको बताती है, स्तंभों को। तो यहाँ पे जो हमारी पंक्ति वो तो सिर्फ एक ही है, स्तंभ कितने होंगे, 8, यानी इसकी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बनेगी, जिसमें हमारे पास पंक्ति तो सिर्फ एक ही हो गया R1, लेकिन जो इसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8।
लेकिन नेक्स्ट वाले में इस बार पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 8, यानी इस बार हमारे पास पंक्तियां कितनी बनेगी 8, लेकिन हमारे पास जो स्तंभ है वो कितने बनेंगे सिर्फ 1। तो इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से 2 गुणा 4 का मतलब है 2 इसके अंदर पंक्तियां हो गई, 4 इसके अंदर स्तंभ हो गए। यहाँ पे 4 तो इसके अंदर पंक्तियां हो गई, 2 इसके अंदर स्तंभ हो गए। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी अवयव के अंदर अवयव की संख्या 6 है तो मुझे बताइए उसमें कोटियों क्या क्या कोटियां संभव है। तो अगर अवयव की संख्या 6 तो क्या क्या बन सकता है, 6 गुणा 1 बन सकता है, 1 गुणा 6 बन सकता है, 2 गुणा 3 बन सकता है और 3 गुणा 2, ये संभावना है। ठीक है, सो आई थिंक सो एक बेसिक क्वेश्चन आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी अवयव को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका जनरल तरीका क्या है। ठीक है, सो वो सीखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ आपको आराम से समझ आ जाएगी जो मैं भी जनरल फॉर्मेट इसका लिखने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 गुणा 3 की आपको अवयव की रचना करूँगी, तो इसमें पंक्तियाँ कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 3, यानी इसके अंदर पंक्तियाँ तो हुई 2 8 गुणा 8 और स्तंभ हो गए इसके अंदर 3, यानी C1 C2 और C3। ध्यान रखिए एग्जाम में आपको लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। सो हमको क्या करना है, इसके अंदर अवयव लिखने हैं। तो अब अवयव लिखने के लिए जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है AIJ, जहाँ पे I किसको बता रहा है उसकी पंक्ति की संख्या को और J किसको बता रहा है उसके स्तंभ की संख्या को। तो जैसे मैंने आपको बोला 8 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जब मैं पहला एलिमेंट लिखूंगा A, तो इसके नीचे जो पहला नंबर है 1 वो किसको बताएगा उसके रो को, यानी उसके पंक्ति को, और जो दूसरा 1 है वो किसको बताएगा उसके स्तंभ। तो हमने लिख दिया A11, 1 उसकी पंक्ति है और 1 ही उसका स्तंभ भी है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा तो A12, क्यों 12 भाई, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति कितनी है पहली और हमारा जो कॉलम है यानी जो हमारा स्तंभ है वो क्या हो गया 2। ऐसे नेक्स्ट में क्या लिखूंगा A13 क्यों लिखा, 13 क्यों लिखा, 13 क्यों लिखा, क्योंकि एक तो उसके अंदर पंक्ति और तीसरी क्या है उसकी स्तंभ। ऐसे जब मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A21, क्योंकि उसकी दूसरी तो पंक्ति और पहला उसका क्या है स्तंभ। ऐसे A22 और ऐसे A23, तो सिंपल है, ऊपर वाले में सब 1 1 1 1 1 पहला जो अंक है और दूसरा अंक क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि वो स्तंभों की संख्या जो है वहाँ पे परिवर्तित हो रही है। और अगर आपको समझना है तो समझने का सिंपल तरीका क्या है, जैसे मैंने A2 को लिखा है, 2 इसकी पंक्ति भी 2 है और इसका स्तंभ भी क्या है 2 है। अगर मैंने A13 लिखा है इसका मतलब उसकी जो पंक्ति है पहली होगी और जो उसका स्तंभ है वो कौन सा होगा तीसरा। ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहले पंक्ति और फिर उसके बाद स्तंभ। आई थिंक सो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। तो इसका एक जनरल हम तरीका देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स को जनरली किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपको इसके अंदर स्तंभों की संख्या में जो पंक्तियों की संख्या कितनी मिलेगी m और जो स्तंभों की संख्या कितनी मिलेगी n। यानी हम एक अवयव के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी कोटि कितनी है रखिए m गुणा n। क्यों, क्योंकि m उसके अंदर स्तंभों की संख्या है, सॉरी पंक्तियों की संख्या, और n उसके अंदर स्तंभों की संख्या है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। यानी इस बार हमारे पास पंक्तियां कितनी है, हमारे पास पंक्तियां इस बार n पंक्तियां, तो हम ऐसे इस तरीके से पंक्तियां लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, हमारे पास यहाँ पे n स्तंभ है, तो C1 C2 से लेकर के Cn स्तंभ। तो हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी जिसकी कोटि कितनी है m गुणा n। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इसकी कोटि लिखनी होती तो मैं क्या लिखता 2 गुणा 3, कोटि हमेशा नीचे लिखेंगे। सो m गुणा n इसकी कोटि होगी m गुणा n। ठीक है, पहले अगर मैं एलिमेंट के बारे में पहले अवयव के बारे में बात करूँ, पहली इसकी पंक्ति और पहला इसका स्तंभ है तो A11, पहली इसकी पंक्ति और दूसरा इसका स्तंभ है A12, पहली इसकी पंक्ति है तीसरा इसका स्तंभ है तो A13। ऐसे अंतर क्या होगा A1। जैसे मैंने आपको बोला पहला नंबर आपको यानी पहला अंक आपको सेम रखना है 1 2 3 4, सॉरी 1 1 1 1 और उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 n तक रखना है। ऐसे जब मैं दूसरा लिखूंगा तो इसमें पंक्ति कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, स्तंभ कौन सा पहला तो A21, फिर ऐसे A22, ऐसे हमारे पास A2 n तक चलेगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये MB पंक्ति है और इसका जो स्तंभ है कौन सा पहला तो AM1, ऐसे ही AM2, ऐसे ही AMN। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ
आ गई होगी कि हम किस तरीके से लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए आई जे मुझे इसके अंदर आइडेंटिफाई करके बताओ कि ए आई जे कहाँ पे होगा। तो बोल रहा हूँ कोई आई वी पंक्ति होगी और कोई जेवा कॉलम होगा, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कोई जेवा कॉलम है, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए आई वन ए आई टू, ऐसे बीच में ए आई जे इस तरीके से और लास्ट टाइम पे ए आई एन। सो आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि पहली संख्या किसको बताती है, उसकी पंक्ति को, और नेक्स्ट संख्या किसको बताती है, उसके स्तंभ को। ठीक है, जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं वापस, इस वाले को। इस फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 की वैल्यू क्या होगी। पहला तो देखिए इसकी जो कोटि है वो कितनी, 3 गुणा 3 है, यानी इसके अंदर स्तंभों की संख्या भी 3 होगी और सॉरी पंक्तियों की संख्या भी 3 होगी और स्तंभों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन मैंने आपसे लास्ट में क्या पूछ लिया, मैंने आपसे चौथे स्तंभ के मान पूछ लिया। चौथा स्तंभ तो इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका मतलब हम इनके मान ज्ञात नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, इसलिए हम चौथे वाले मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो आपको लिखना है ज्ञात करना संभव नहीं है, आप हटा दीजिए ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पहला क्या है A1, क्योंकि इसको हम पहला, जैसे मैं इसको R1 बोल रहा हूँ तो 1 और 1 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास A11 A12 A13, ऐसे A21 A22 A23। तो मैं A11 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, कितनी हो जाएगी 2, A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5, ऐसे A21 की 7, A22 की 8, A23 की -1, ऐसे ही इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 5। आई थिंक सो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपको शायद कोई समस्या नहीं होगी, बस इतना याद रखना है कि पहला स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति और उसके बाद दूसरा जो नंबर होगा वो किसको दर्शाएगा, स्तंभ को। अच्छा जी, इतना बड़ा हमने नोटेशन लिखा है, इतना बड़ा इसको इस तरीके से लिखा है, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका क्या है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका ए आई जे एम गुणा एन, जहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के एम तक, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के एन तक। शायद इतनी बात भी आपको समझ आती होगी। ये है लेस देन इक्वल्स टू का साइन, मतलब कम और बराबर का साइन है। तो 1 से लेकर के एम तक किसका मान है, आई का, क्योंकि आई किसको बता रहा है, उसके पंक्तियों की संख्या को, और जे किसको बता रहा है, उसके स्तंभों की संख्या को। चलिए आइए आज इस लेक्चर के अंदर एक आव्यूह बनाना सीख लेते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है आव्यूह बनाने का, तो आव्यूह हम किस प्रकार से बनेंगे। सो देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न ये है, सो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 2 गुणा 3 कोटि की एक आव्यूह की रचना करनी है, जिसका कोई भी एक अवयव, क्योंकि मैंने आपको ना ए किसको बताएगा, उसके अवयव को, तो उसका अवयव कुछ इस प्रकार से परिभाषित है और हमको क्या करना है, 2 गुणा 3 की एक आव्यूह की रचना करनी है। तो मैंने आपको बोला 2 किसको बता रहा है, उसकी पंक्तियों की संख्या को, मतलब इसमें कितनी पंक्तियां होंगी, 2, R1 और R2, और इसके अंदर कितने स्तंभ होंगे, इस पे 3 स्तंभ होंगे, C1 C2 और C3। तो सबसे पहले हम एक जनरल आव्यूह बना लेते हैं, तो ए को इस आव्यूह को नाम दे देते हैं। तो इसके अंदर R1 और R2 दो तो इसके पंक्तियां हैं और 3 इसके अंदर स्तंभ होंगे, C1 C2 और C3। सो हम सिंपल लिख सकते हैं A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23। बस इनकी मान क्या होंगे हमको निकाल के इसके अंदर रखने हैं। तो A11 यानी आई का मान भी 1 और जे का मान भी कितना 1। अच्छा ये क्या है, मॉड है। मॉड क्या करता है, जो भी उसके अंदर संख्या लिखी है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उसको धनात्मक बना के दे देता है। सो 1 - 2 आप करेंगे, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1, मॉड की वजह से वो प्लस हो जाएगा। 1 1 2 1/2, 1 - 2 गुणा 2, 4 - 1 करेंगे तो माइनस का 3, मॉड लेते हो जाएगा प्लस। ऐसे A13 1 - 2 गुणा 3, 6 - 1 करेंगे तो माइनस का 5, मॉड की वजह से हो जाएगा प्लस का 5। फिर 821 चाहिए हमको, 1/2। अब हमारे पास आई की वैल्यू तो हो गई 2 और इसके वैल्यू हो गई 1, तो 2 - 2 हो गया 0, 0 का मॉड 0, 0 अपन 2 की वैल्यू 0। फिर A22, ए 2 का मान निकालना, तो 1/2, आई की वैल्यू कितनी 2 माइनस जे की वैल्यू कितनी 2। सो 2 - 4 माइनस का 2, मॉड के बारे में हो गया प्लस का 2, प्लस का 2/2 कितना हो जाएगा 1।
3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, मॉड की वजह से हो जाएगा, और प्लस का 4, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। आपको मॉड का नहीं समझ आता तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जिसको नहीं आएगा 2 माइनस हो जाएगा हमारे पास 6, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 मॉड के अंदर, और मॉड की वजह से कितना हो जाएगा प्लस, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास सारे मान आ गए हैं, बस इसके अंदर आपको रखने हैं। पहला 1/2, 3/2, 5/2, 0, फिर हमारे पास 1, और अंत में हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इस तरीके का एक आव्यूह की रचना हो गई। इसकी जो कोटि की अभिव्यक्ति थी 2 × 3, और इसका जो एक अवयव है उनमें इस प्रकार से परिभाषित किया गया था। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन जो है आगे से संबंधित कर सकते हैं। भाग प्रथम में इतना ही। धन्यवाद।